हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम एफडी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एफडी जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना जो चार्म है खो रहा है। स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ जो लोग वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो स्पेशली 30 से 35 ईयर्स के जो लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी जो रिटायर होने वाले हैं या अपना पैसा निकाल के एफडी में डाल दिए। वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। और वो पैसा अगर आप इक्विटी में आदमी डालने की कोशिश करता है तो अगर कहीं ना कहीं ऐसे हालात बन जाए, रिसेशन आ जाए या इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे, तो वो पैसा अगर इक्विटी में लगाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं उन लोग के लिए उनकी बात ही नहीं करना चाहता हूँ जो लोग रिटायर हो रहे हैं अपने पैसे एफडी में डाल रहे हैं। मैं सिर्फ एक यंगर वर्किंग क्लास की बात करना चाहता हूँ जो अभी कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एफडी में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मिथ है एफडी के अराउंड में, कि उसमें जो अलग अलग स्कीम्स होती है कि टैक्स, जिसमें टैक्स नहीं लगेगा या फिर जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो इतने ल्यूक्रेटिव तरीके से जो एजेंट्स बताते हैं कि सर आइए आप हमारे बैंक के जो स्कीम्स है एफडी से रिलेटेड, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना डिडक्शन मिल जाएगा। आप 5 साल के लिए कीजिए, हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दे देंगे। तो एक्चुअली में चीज़ें वैसी होती नहीं है, उतनी जो सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दी जाती है वैसी होती नहीं है। आप एक बार पैसा डाल दीजिए एफडी में, बाद में उसके बाद आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलती है। ऐसा नहीं है कि जनरली लोग बहुत इन्वेस्टमेंट रिसर्च करके पैसे कहीं भी डालते हैं, इतना सिंपली कोई डाल नहीं देता। स्टिल बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं चल पाती है। अब जैसे कि जो बताया जाता है कि टैक्स सेविंग है, मैं आपको बता दूं कि एफडी में आप कोई भी एफडी पकड़ लो, आप ए टू जेड, क्यूमुलेटिव हो, नॉन क्यूमुलेटिव हो, रेगुलर हो, कोई भी एफडी आप उठा लीजिए, टैक्स सेविंग के नाम पे आपको एफडी हो जाती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इनकम अल्टीमेटली टैक्सेबल होता है। और लोग जैसे जो कम, जिनकी 5-6 लाख की एफडी है, 10 लाख की एफडी है, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम जो आती है वो कहीं ना कहीं 10,000 से कम होती है, 50,000 से कम होती है, तो उस पर टैक्स नहीं लग पाता है क्योंकि एक कहीं ना कहीं स्लैब होता है, उस स्लैब के ऊपर अगर इंटरेस्ट इनकम आता है तो टैक्स लगता है। लेकिन जो बहुत हैवी अमाउंट में जो लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वे उनके लिए कहीं ना कहीं वो जो टैक्स सेविंग वाला बात है वो ख़त्म ही हो जाता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो एफडी में आज के डेट में रिटर्न, पहले के, तब आज से करीब मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो एफडी में कम से कम 8%, 9% रिटर्न मिलता भी था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हर साल, हर क्वार्टर, इवन क्वार्टर में भी एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वो कट किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए, 6% अगर मैं आप स्टैंडर्ड बात करूँ, अच्छा बैंक तो आपको 6% भी देने के लिए तैयार नहीं है, जो प्रॉपर नेशनलाइज्ड बैंक है, अच्छा बैंक है, जैसे मैं एसबीआई की बात कर लूँ या फिर पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लूँ, तो आपको वो अच्छा रिटर्न देने के लिए भी तैयार नहीं। 5.5% पर एनम आपको देंगे उन लोग। और जो एनबीएफसीज होती है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा देंगे, 6.5 देंगे, या फिर 7% तक तो मेरे को कहीं नहीं लगता अभी प्रेजेंटली कोई दे रहा है। और एनबीएफसी में कहीं ना कहीं एफडी कराना थोड़ा एक खतरे की बात होती है। अल्टीमेटली वो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज से उनके अच्छी अच्छी रेटिंग्स होती हैं, स्टिल मतलब लोग घबराते हैं एनबीएफसी में एफडी करना। वो प्रॉपर एक बैंक में करना चाहते हैं, जो जैसे यस बैंक के साथ, यस बैंक तो एक प्रॉपर बैंक है, यस तो भी देखिए आप, जो डिफॉल्ट कर गया, कहीं ना कहीं लोगों के पैसे खतरे में आ गए थे, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बचा लिया। लेकिन एक बात होती है खतरे में आ जाने की पैसों की। तो एफडी में आप सोचिए जो बैंक्स होती है, एक तो आपको 5.5%, उससे भी कम है, 2.5 से लेके मैं बताऊँ आपको 5%, 5.5% का एक स्लैब रखा जाता है। आप जैसी एफडी कराना चाहते हैं या फिर जो आपका एफडी का अमाउंट होता है उसके हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। अब आपने तो एफडी करा ली। अब बहुत लोग क्या होता है कि जिनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट बिल्कुल सोचते ही नहीं है। आप नॉर्मल एक आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आज से मैं 4 साल पहले की बस बात करूँ, पेट्रोल करीब 60 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर है। और कोई भी चीज़ का, आप खाने की तेल की बात कीजिए या फिर साबुन की बात कीजिए या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट की बात कीजिए, प्रोडक्ट वाली उतने रुपए का है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो ये एक इन्फ्लेशन जो है ना, कोई कंसीडर ही नहीं करता है। जो लेमन आदमी होता है जो उतनी प्लानिंग नहीं करता है, क्योंकि वो जनरेशन से ये सुनते आता है कि
एफडी इज़ बेस्ट, एफडी में आपको पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि पहले हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं नहीं है उतना बेस्ट। क्योंकि आप समझिए जो बैंक आपको 5.5% का रिटर्न दे रहा है आपके एफडी पे, आप चाहे कंपाउंडिंग भी बोल लीजिए, कंपाउंडिंग का भी अल्टीमेटली उतना नहीं आ पाता है रिटर्न। कंपाउंडिंग भी आप नॉन क्यूमुलेटिव जो होता है वो कंपाउंडिंग होता है, आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड होते जाता है, तो आप उसकी भी बात कर लीजिए, वो भी आपको उतना रिटर्न अच्छा नहीं दे पाता है। और इन्फ्लेशन जो है हर साल बढ़ते जा रहा है। अब मैं आपको अगर इस साल का इन्फ्लेशन का मैं बताऊं, जो एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन है 5.7%। अब आप सोचिए, आपको एफडी दे रहा है 5.5% एफडी दे रहा है इंटरेस्ट रेट, और आपको आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपका 5.7% इन्फ्लेशन है। तो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लेशन ही आपके एफडी के इंटरेस्ट को खा जा रहा है। एक जो पॉपुलर टर्म है जिससे बहुत लोग वाकिफ़ नहीं है, जो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट। एक्चुअली नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है, एक बार मैं आपको बता दूं। नॉमिनल इंटरेस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका रियल इंटरेस्ट और दूसरा होता है इन्फ्लेशन रेट। इन दोनों को मिला के बनता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट। और जो बैंक्स एफडी हम जो स्कीम हम लोग लेते हैं बैंक में, वो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट देता है। तो आप सोचिए, नॉमिनल इंटरेस्ट आपको दे रहा है 5.5%, और उसमें दो कंपोनेंट है नॉमिनल इंटरेस्ट में, आपका रियल इंटरेस्ट है और दूसरा है इन्फ्लेशन रेट। और 5.5% आपका नॉमिनल इंटरेस्ट है, जिसमें से आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑलरेडी 5.7% पे है। तो आपका तो रियल इंटरेस्ट बचा कहाँ? आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वही ओवर राइट कर जा रहा है आपके नॉमिनल इंटरेस्ट को, टोटल ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो रियल इंटरेस्ट बचा कहाँ? तो एक ये ना बहुत बड़ा दिक्कत की बात है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है कहीं ना कहीं, तो मैं एफडी में डेफिनेटली नहीं करूँगा। अब लोग बोलते हैं कि यार एफडी में कहीं ना कहीं एक मार्केट फ्लक्चुएशंस का उतना इशू नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सेफ होता है। बट कहीं ना कहीं एफडी में आज के डेट में मैं बोलूँ तो कहीं कहीं एक बस इतना बन के रह गया है कि आपके पैसे का वैल्यू मेंटेन कर रहा है। आपका पैसा समझ लीजिए, आज 100 रुपया है, जो आने वाले 1 साल के बाद आपका 100 रुपया नहीं रह जाएगा, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं गिर जाएगी। तो उसको वो सम अप करके रखता है, आपके पैसे को बचा के रखता है। क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स दे रही है उतना उसी के बराबर ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन रेट भी उतना ही चल रहा है। मेरे लिए मैं अगर बोलूँ तो दूसरा है सबसे बेस्ट इक्विटी सेगमेंट में। आप अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप कंसल्टेंसी फर्म्स में जाइए, जो बहुत से बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स है, उसमें जाके क्लाइंट को पकड़िए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके पैसे को मॉनिटर करेंगे। और वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे मतलब आप मत समझिए कि आपके पैसे को डुबा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी आपके पैसे से ही रिटर्न कमाना है। वो थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं, कहीं ना कहीं एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न उसमें जनरेट होता है। अगर मैं ओवर द ईयर की बात करूँ, एवरेज अगर मैं बात करके चलूँ, इक्विटी में जो रिटर्न आ रहा है वो कहीं ना कहीं 15% रिटर्न आ रहा है इक्विटी में हर साल। 15% कम नहीं होता है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को भी अगर बाहर निकाल दो, माइनस कर दो, स्टैंडर्ड में प्लेन एकदम बात कर रहा हूँ, अगर आप इन्फ्लेशन रेट को भी बाहर कर दो, माइनस कर दो, तो सीधा सीधा आप 10% आप बचा रहे हो। तो एक इक्विटी सेगमेंट है जिसमें यंगस्टर्स आज के डेट में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और कोई गलत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आप किसी को अप्रोच कीजिए जो मार्केट का अच्छा नॉलेज रखता है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो पहले चीज़ों को समझिए, पढ़िए, कि आप नुकसान में ना चले जाए। ऐसे किसी भी आप इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी कंपनीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। ऑपरेटिव कुछ कंपनीज हो रही है जिनको ऑपरेटर्स चला रहे होते हैं फंसाने के लिए, जो बेचारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद से मत कीजिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए जो आपको अच्छा नॉलेज दे सकता है। आप उसके ऊपर उसके भरोसे पे आप इन्वेस्ट कीजिए। या फिर म्यूचुअल फंड जो है, जैसे ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव 3 साल 4 साल। क्योंकि आप कोई भी देखिए, मार्केट जो डेली बेसिस पे इंट्राडे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, या फिर 1-2 महीने में भी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन ओवर द ईयर्स की मैं अगर लॉन्ग पीरियड की बात करूँ मैं, तो 2-3 साल में वो अच्छा रिटर्न दे के ही जाता है आपको। तो मेरा फोकस ये है कि कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को, मैं ऐसा कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है। क्योंकि लोग बोलने लगते हैं यार कि तू कितना बड़ा बन गया कि एडवाइस दे रहा है, ऐसा बात कोई नहीं है। आप मार्केट में ये पता कीजिए लोगों से जो ऑलरेडी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में बड़े बड़े अच्छे नॉलेजेबल लोग बैठे हैं, आप पता कीजिए कि एफडी से अच्छा इक्विटी है कि नहीं, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेटली मैं बस एक चीज़ जो है आपको मैं आइडिया डालना चाहता हूँ आपके दिमाग में, कि एटलीस्ट आप इस चीज़ के बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोचना चाहते हैं तो देयर इज़ नथिंग
फॉर मी, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। तो देखिएगा आप लोग किस में आप करना चाहते हैं। इक्विटी मेरे हिसाब से बेटर है, और बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है जो आप धीरे धीरे लर्न करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और आप जब एक बार अच्छा रिटर्न कमाने लगोगे तो आपका मन खुद करेगा कि मैं एफडी से थोड़ा शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, अलग अलग स्कीम्स है। मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि वो कमेंट करने से कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस में क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।